दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय अगर देश की राजनीति को देखें या समझें उसको तो ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न तरह के मुद्दे भारतीय राजनीति में छाए हुए हैं। चाहे महंगाई की बात करें या बेरोजगारी की बात करें या अडानी समूह को लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर हमेशा चलता रहता है। साथ ही विभिन्न राज्यों के चुनाव जो इस समय बिल्कुल आ गए हैं, नजदीक आ गए हैं, उनको लेकर भी जो वहाँ के मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, प्रादेशिक मुद्दे जो हैं, वह किस तरह से भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। वो तो इसी के साथ जो लोकसभा चुनाव है, समझ लीजिए कि एक दस्तक दे रहा है लोकसभा चुनाव भी देश की राजनीति में। और क्योंकि कुछ ही महीने उसमें रह गए हैं, तो उस राजनीति को या राष्ट्रीय राजनीति को की बात करें हम, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो पूरी भारतीय राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं? हालाँकि सबके अपने-अपने एक नज़रिया, अपने-अपने तरह से मुद्दों को परिभाषित भी करते हैं। लेकिन इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल है। उनसे हम जानेंगे कि देश की राजनीति में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं और जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ये मैं उनका परिचय आप लोगों से करा देता हूँ। मतलब बिलाल सब्जवारी जी जुड़े हुए हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और 25 साल से लगभग दिल्ली की जो राजनीति है उसको बखूबी वह समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका कार्यक्षेत्र रहा है पत्रकारिता का और पार्लियामेंट कवर करते रहे, तो इस वजह से उन्हें पता है कि देश की राजनीति को जो चलाने वाले लोग हैं, जो मुख्य दल है, वह किस तरह की सोच रखते हैं राजनीति को लेकर और किस तरह से राजनीति के समीकरण में ताना-बाना बुनते रहते हैं। उनसे हम जानेंगे पूरी राजनीति के परिदृश्य के बारे में। उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हरिशंकर जोशी जी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और 30-35 साल का उनका भी पत्रकारिता का अनुभव है। विभिन्न समाचार पत्रों में उन्होंने कार्य किया है और देश की राजनीति को बखूबी जानते हैं। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बिलाल जी से करता हूँ। बिलाल जी, जैसे वर्तमान के राजनीति की परिदृश्य को हम समझें, तो उसमें ऐसे कौन से मुद्दे आपको दिखाई देते हैं जो भारतीय राजनीति को जो दिशा और दशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं? हालाँकि हम देखते हैं कि जो प्रदेश के चुनाव हैं उसमें वहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, जो प्रदेश के मुद्दे हैं वहाँ के, जैसे महँगाई है, बेरोज़गारी है या प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार की बातें लगातार विभिन्न मंचों के द्वारा, नेताओं के द्वारा कही जाती है। वहीं राहुल गांधी की भी अगर हम बात करें, वह अडानी के मुद्दे को भी ठंडा पड़ने नहीं देते हैं। आज भी उन्होंने अडानी के मुद्दे पर एक न्यूज़पेपर की जो समाचार प्रकाशित हुआ उसको लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है कि किस तरह से अडानी की के हितों को कहीं न कहीं संरक्षण दिया जा रहा है। तो ऐसे में ऐसे कौन से आपको दिखाई देते हैं विषय या ऐसे मुद्दे जो देश की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं? बिलाल जी। देखिए प्रशांत साहब, जहाँ तक देश की राजनीति का सवाल है, तो इसके जो इश्यूज होते हैं वो स्टेट इश्यूज से डिफरेंट होते हैं। और जब आप स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज की बात करते हैं, तो हर राज्य का अपना अलग इशू होते हैं। अब हर राज्य की अपनी एक राजनीति होती है। जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, राजस्थान में चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, तेलंगाना में चुनाव हो रहा है। तो ये स्टेट इश्यूज अपनी जगह मौजूद है, और नेशनल स्पेक्ट्रम के अंदर जो इश्यूज होते हैं उसकी अलग डायनेमिक्स होती है, उसकी अलग कैलकुलेशन होती है। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि एक तो कंसिस्टेंट मुद्दे होते हैं और एक ऐसे मुद्दे होते हैं जो जो पार्टी बाय डिजाइन उसको एक नैरेटिव सेट करने के लिए इस्तेमाल करती है। फॉर एन एग्जांपल, जो अगर आप 2019 की बात करें, तो 2019 के अंदर जो एक राफेल का मुद्दा था, मैं इसलिए पृष्ठभूमि में बात कर रहा हूँ ताकि हम प्रेजेंट इशू को इजीली समझ लें। देखिए जी, जी, 2019 जी। की जब आप बात करें, तो राफेल का मुद्दा बहुत ज्यादा प्रासंगिक था, और राहुल उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को एक एक मुसलसल काउंटर करते हुए एक परसेप्शन एक बनाने में डेवलप हुए थे कि चौकीदार चोर है। और ये एक ऐसा ऐसा स्लोगन था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दामन से चिपका, और भारतीय जनता पार्टी काफी अनकंफर्टेबल फील हुई। लेकिन ये इशू एक नेशनल इशू होते हुए भी एक तरह से डिफ्यूज हो गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी से एक पुलवामा और बालाकोट के मामले को एक नेशनल प्रोस्पेक्ट इशू बना दिया था, और उस इशू पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में चुनाव जीता। कहने का अर्थ यह है कि जो कंसिस्टेंट मुद्दे होते हैं वो अपनी जगह होते हैं, और बाय फ्लूक और बाय डिजाइन जो मुद्दे होते हैं उनका एक अलग महत्व होता है। समय समय पर पार्टियां स्ट्रेटेजिकली मुद्दों को स्टैब्लिश करती हैं, और वो उनकी राजनीतिक कार्यशैली होती है। जब 2014 की बात करें, तो 2014 में जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अन्ना हजारे मूवमेंट खड़ा किया गया था, जिसमें केजरीवाल एक बहुत बड़ी भूमिका में थे,
तो यकीनन भ्रष्टाचार 2014 में बहुत बड़ा मुद्दा बना था और उस पर कांग्रेस बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई और उसे बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो कहने का अर्थ यह है कि जब इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को इस्टेब्लिश किया भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट ने या कहिए थिंकर्स ने, जिसके जो चेहरे अन्ना हजारे और केजरीवाल थे, तो 2014 में तो वो करप्शन का मुद्दा सरकार से चिपका था, लेकिन 2019 में जब राहुल गांधी ने इसी करप्शन के मुद्दे को राफेल के इशू पर चौकीदार चोर है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिपकाने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी से उसे बाईपास करते हुए बालाकोट और पुलवामा वाले इशू से डिफ्यूज कर दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि नेशनल पॉलिटिक्स में जो इश्यूज होते हैं वो प्रासंगिक भी होते हैं और अप्रासंगिक भी होते हैं। बज़ाहिर तौर पर करप्शन एक ऐसा इशू है कि जो देश की राजनीति में समय समय पर प्रासंगिक भी होता है और स्ट्रेटेजिकली अप्रासंगिक भी हो जाता है। इसीलिए मैंने ये दोनों उदाहरण आपको दिए। अब मौजूदा सरकार में भी राहुल गांधी बार बार नरेंद्र मोदी जी को अडानी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेक्सस है, ये एक भ्रष्टाचार या एक पूंजीवाद को देश के अंदर जन्म देता है और ये पूंजीवाद वास्तव में भ्रष्टाचार के माध्यम से पनप रहा है देश के अंदर। लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस इशू को फिर स्ट्रेटेजिकली एक डिफ्यूज करने की कोशिश की। समय समय पर आपने देखा होगा कि चुनाव आचार कॉमन सिविल कोड की लाने की बात कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आज की तारीख में जो इजराइल और पैलेस्टीन का जो एक नैरेटिव है, उसको भारतीय जनता पार्टी देश के नैरेटिव में तलाशने की कोशिश कर रही है। वहीं सांप्रदायिक मुद्दे अपनी जगह रहते हैं और जहां तक सांप्रदायिक दंगों का सवाल है तो वो भी अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जहां तक सांप्रदायिक दंगों का ताल्लुक होता है वो स्टेट इशू ज्यादा हो जाता है, नेशनल प्रोस्पेक्ट में इतने ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये डिपेंड करता है कि देश के अंदर जो बुनियादी मुद्दे हैं वो तो वास्तव में बेरोजगारी का मुद्दा है, वो महंगाई का मुद्दा है और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। देश के अंदर जो इस समय जिस तरह से महंगाई एक आम आदमी पर एक दबाव बनाए हुए है और इसके बहुत सारे उदाहरण हम यहाँ दिए जा सकते हैं, और जिस तरह से बेरोजगारी देश के अंदर पैदा हुई है उसके भी बहुत सारे कारण हैं। हालांकि कोरोना काल भी एक बहुत महत्वपूर्ण समय रहा है जब देश की अर्थव्यवस्था एक अपनी आप पटरी से उतरी और वो एक रॉन्ग डिसीजन हुआ कि आपने लॉकडाउन देश के अंदर लगाया। वहीं आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से नोटबंदी जैसा आपने डिसीजन लिया जिसकी वजह से भी अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हुई। तो इसके अगर आप गुणात्मक परिवर्तन देखें तो ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और जब अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है तो देश का विकास रुकता है और जब देश का विकास रुकता है तो यकीनन बेरोजगारी प्रासंगिक हो जाती है, बेरोजगारी उभर कर आती है। बेरोजगारी इसलिए मैं यहाँ इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि देश के अंदर जो 20 से 25 साल की आयु के जो लोग हैं उनकी संख्या, युवाओं की संख्या 50 करोड़ है और 25 से 35 वर्ष की आयु के लोग हैं उनकी संख्या देश के अंदर 21 करोड़ है। तो ये वो युवा वर्ग है जिसको हमेशा से अपने रोजगार की तलाश रहती है। तो 21-20 करोड़ लोग ऐसे ऐसे युवा हैं जो 25 से 35 साल की उम्र में अपना प्रोफेशनल कोर्स भी कर लेते हैं, अपना आप को ग्रेजुएट भी कर लेते हैं और रोजगार की तलाश के अंदर वो भटकते फिरते हैं। लेकिन जिस तरह से मौजूदा समय में जो देश के रोजगार के आंकड़े बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि देश के अंदर स्टेट लेवल पर ही पूरे कंट्री के अंदर 90 लाख जॉब खाली पड़ी हैं और अगर आप सिर्फ सेंट्रल लेवल की बात करें तो देश के अंदर इस वक्त 10 लाख जॉब सेंट्रल लेवल पे खाली पड़ी है। तो ये सारा सिचुएशन है जो ये प्रासंगिक बता देता है कि देश के अंदर बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। अब वही आप जब महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई बेसिकली स्टेट इशू है। महंगाई पूरे देश को प्रभावित कर रही है। आप देख रहे होंगे कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह से ल्यूक्रेटिव स्टाइल के अंदर गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दे रही हैं, गैस सिलेंडर को कम करने की बात कर रही हैं। आपने देखा होगा कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह से किसानों के कर्ज माफ कर रही हैं। आपने देखा होगा कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम स्टेट्स के अंदर दे रही हैं। ये इसलिए दी जा रही है, बेरोजगारी भत्ता इसलिए दी जा रही है कि उनको इस चीज का एहसास है कि नैरेटिव जो है वो महंगाई का एक आम गृहिणी पर बोझ बन के खड़ा हुआ है।
तो इसलिए उनको ये ल्यूक्रेटिव देकर वो इस हार को कम करना चाहते हैं ताकि व्यक्ति के ऊपर जो मानसिक दबाव है वो कम हो। तो इसलिए ये प्रलोभन दिए जाते हैं कि उन्हें इस चीज का एहसास है कि देश के अंदर जो महंगाई है वो एक काफी हद तक आई मीन एक्सेलरेट हो गई है और जो देश की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। तो बुनियादी तौर पर जो देश के अंदर जो मुद्दे हैं वो बुनियादी तौर पर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे हैं। और आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो चाइना वाला एक इशू आप क्योंकि हम सब लोगों के सामने मौजूद है। तो ये सारे इश्यूज हैं। जहां तक रहा करप्शन का इशू, तो करप्शन का इशू वेरी करता है टाइम टू टाइम कि आप स्ट्रेटेजिकली कभी उसे डिफ्यूज भी कर देते हैं और कभी कभी वो प्रासंगिक भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो मुद्दे हैं वो अलग-अलग वैरी करते हैं स्टेट के हिसाब से भी, और राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह के मुद्दे सामने आते हैं, चाहे जो हमने कहा भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार सत्ता पक्ष जो होता है अपनी रणनीतियों से उसे पीछे भी कर देता है। मैं मुकुल जी के पास आता हूँ। मुकुल जी, जैसे आपने बिलाल जी को सुना और बड़े विस्तृत तरीके से उन्होंने पूरे विषय को परिभाषित किया है। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से मुद्दे आप समझते हैं जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं? और साथ ही जो महँगाई की बात की है बिलाल जी ने और बेरोज़गारी की बात करी, क्या ये ऐसे मुद्दे हैं जो सत्ता पक्ष को परेशान कर सकते हैं? जहां तक मुझे लगता है, देखिए सत्ता पक्ष तो कई मोर्चों पे गिरा हुआ है, लेकिन जो इनकी टीम है और जो इनका आईटी सेल है वो किस चीज को कब डाइवर्ट कर देगा इसको कुछ नहीं कह सकते हैं। शायद हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो कब कौन सा नया मुद्दा, एक लाइन छोटी रहती है उससे बड़ी लाइन खींच देते हैं। हाल फिलहाल जो इजराइल और फिलिस्तीन और हमास में हो रहा है, इसको पूरा का पूरा जो आईटी सेल के मीम्स निकल रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक कर दिया है कि इवन बड़े एंकर, मैं नाम ले सकता हूं कि अर्णव ने अभी एक शो किया, सुधीर चौधरी ने एक शो किया, तो इसको ये लास्ट तक जाते जाते इनके पास महंगाई पे कोई चर्चा नहीं है, इनके पास बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं है, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व, सनातनी और मुसलमान, अंत में यही बचेगा और ये पूरा का पूरा डाइवर्ट कर देंगे कि अगर आपको रहना है देश में सुरक्षित, तो हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर इनका सबसे बड़ा है, जो आज भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था। और जैसे ही ये वॉर शुरू हुई है तो वहां पे जो विभत्स वीडियो आए, यहूदी हैं, यहूदी और मुस्लिम्स में उनके रिलीजन में फर्क है, लेकिन उतना फर्क नहीं है क्योंकि वो सारी चीजें वहां पे भी होती है जो यहाँ होती है। बस ये है कि पूजा पाठ और मतलब उनके जो धर्म है वो एक अलग है, बाकी चीजें काफी कुछ सामान्य रहती हैं और एक साथ रहती है। तो देश में इस वक्त जो चल रहा है वो पूरा माहौल एक बनाया जा रहा है जो है नहीं। लेकिन जो जैसे अभी बिलाल जी ने कहा कि ये जो युवा वर्ग है, इस युवा वर्ग में दो फाड़ है। एक हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित है, उसको चाहे आप मुंह से बोलता है कि 200 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए, मैं जाऊंगा बीजेपी के साथ, वो बायस्ड है। या तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी को 8-9 साल में ऐसा माइंड सेट कर दिया गया है कि अगर हम नहीं तो तुम भी नहीं। ये पार्टी सफल हुई है। जो बिलाल जी ने बताया कि हमारे जो बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे हैं, ये उसके आगे ये 50-50 हो जाते हैं। आधे लोग वास्तव में जो पीड़ित हैं, जो बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, जो नौकरी कर रहे थे जिनकी नौकरी छूट गई है, तो वो वास्तव में पीड़ित हैं। ये मैटर करेगा। और बीजेपी की जो आज की डेट में स्थिति है उसमें ये लोग कब डाइवर्ट कर दे, कौन सा नया मुद्दा ले आ दे जहां महंगाई, बेरोजगारी से बढ़कर हो जाएगी। जब आप जिंदा रहेंगे, इनका कहने का मतलब ये रहेगा जब आप ही नहीं रहोगे तो आप महंगाई और बेरोजगारी का करोगे क्या। तो कुल मिला के जो चीजें मैं जहां तक देख रहा हूं, जो आजकल का माहौल चल रहा है, जो शायद जहां जहां चुनाव है, जिन जिन राज्यों में चुनाव, वहां की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें काफी बीजेपी भी मेहनत कर रही है कि कैसे एक नया नैरेटिव बनाया जाए। कोई चीज होती है, आप देखते होंगे कोई घटना होती है, उससे बड़ी घटना बाद में हो जाती है, उसके बाद हो जाती है, ताकि वो चीज पीछे वाली सब भूल जाए आदमी, और वो कुछ दिन रहती है, उसके बाद उसके आगे एक और बन जाता है। तो कुल मिला के ये है कि इन लोगों ने जो अपनी स्ट्रेटजी इनकी है, इनकी स्ट्रेटजी 1 पॉइंट गेम है, डिवाइड एंड रूल। आप डिवाइड कर दीजिए। हिंदू ओबीसी कार्ड ये अभी देखिए कितना तेज उठा था और अचानक आज की डेट में उसकी वार्ता बंद हो गई है। अचानक से हुआ, अचानक के बाद अब एकदम बिल्कुल शांत हो गए सब लोग, जबकि विपक्ष को ये चाहिए कि उसको जिंदा रखे।
मैनिफेस्टो में ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, 500 रुपए में आपको गैस सिलेंडर दे देंगे, आपको पैसा दे देंगे, आपको सब कुछ। क्या ये देश के लिए अच्छा होता है? आज की डेट में सबसे बड़ी चीज एजुकेशन है, बच्चों का खाना है, सारे सब बंद कर दे। पूरे देश के जितने बच्चे हैं जो गरीब हैं, जिनके भी मदर फादर का अगर एक जो इनका कहते हैं जो 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, उनको राशन देना बंद कर दे, क्योंकि उस राशन पे डिपेंडेंसी नहीं है। ऑल आर वर्किंग, कोई ऐसा नहीं जो किसी झोपड़ी में रह के भूखा मरा जा रहा है, उसी राशन पे जिंदा है। हर आदमी काम कर रहा है, वो चाहे खेतिहर मजदूर हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कोई भी हो। तो कुल मिला के ये सारा जो 2-2.5-3 लाख करोड़ का खाली ये राशन और ये सब बांट रहे हैं, उससे ज्यादा तो ये और भी सब्सिडी दे रहे हैं। आप सब बंद कर दीजिए, बच्चों को खाना दीजिए और पढ़ाई दे दीजिए। इस पे कोई पार्टी नहीं आने वाली। कौन कितना ज्यादा दे देगा, पब्लिक उसी को देख रही है। पब्लिक भी वही है कि हमको फ्री में क्या मिल जाए। आपके घर में कोई आएगा, नेता गिफ्ट देके चला जाएगा तो आपको लगा बड़ा अच्छा आदमी है, दूसरा नहीं आएगा तो कहेंगे बहुत बेकार है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता भी उसी रॉ में बह रही है जिसमें नेता बहा रहे हैं। वो अपना विवेक, अपनी बुद्धि किनारे रख चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि पहले जो इलेक्शंस होते थे वो मुद्दों पे होते थे, अब मुद्दे पैदा किए जाते हैं। अचानक से कल सवेरे उठेंगे, कल नया मुद्दा आपके सामने रहेगा, आप उस पर फिर बहस करने लगेंगे। 5-6 केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लाइन से अभी एक लाइन से देखिए 30 तक। एक तो इनके जो फंडिंग होती है, फंडिंग का एक बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है, जिसको चंचूड़ जी ने कह दिया कि हम सुनेंगे। जो फंडिंग हो रही है, जो बाहर से आ रही है, उस पर भी इन्होंने सुनवाई की है। ये भी एक बहुत बड़ी लकड़ी है। लेकिन इन सब से ऊपर मैं समझता हूं कि आईटी सेल सबसे ज्यादा मजबूत है बीजेपी की। भले ही वो गलत फैलाए, भले ही वो दूसरे को तोड़ के फैलाए, लेकिन वो ऐसा काम करेगी। साथ में इनके नेता ऐसे हैं कि जो इस चीजों को ज्यादा हवा देंगे, और जैसे ही इजराइल और फिलिस्तीन और गाजा, हमास, इन टाइप के जितने दुनिया में मुद्दे होंगे, उसको भारत से जोड़ दिया जाएगा। और भारत से जोड़ के यही कहा जाएगा, यू आर नॉट सेफ, आप सेफ नहीं है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में आपके पास भी मैसेज आते होंगे, जो हमास की बर्बरता को हिंदुत्व से जोड़ रहे हैं कि आप हिंदू, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। देखिए यहूदियों के साथ ऐसा हुआ इजराइल में। इजराइल के लोग, उनके धर्म के बारे में यहूदी सब वही करते हैं, वो भी मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, सारी चीजें हैं। आप हमारी बात को समझिए। वो विषय थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि उनके रिलीजन में क्या क्या मान्यता है। मैं कह रहा हूं कि उन चीजों को जोड़ के मीम्स बना के भेज रहे हैं, आप विश्वास कर सकते हैं। और ये पूरे देश में फैल रहा है। बोलने में कोई गलत नहीं है भाई, एक धर्म है, उस धर्म का अगर कोई फॉलो कर रहा है तो करे। तो वो चीजें बीजेपी वाले और आईटी सेल वाले चीजों को बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं कि आप सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी, ये सब किनारे हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं, सब किनारे हो जाएगा, नया मुद्दा आ जाएगा। और जब तक युद्ध चलेगा, हिंदू मुस्लिम यही होता रहेगा, और इसके अलावा तीसरा कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर खुद मोदी जी कह चुके हैं, उस पर वोट नहीं मिलना। जी। तो आप असुरक्षित हैं, अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो वोट दीजिए बस। जी, बिल्कुल ठीक। बहुत सारे आपने विश्लेषण किया है, और निश्चित रूप से सबकी धार्मिक मान्यताएं अपनी अलग अलग होती हैं, सबका अपना एक तरीका होता है, और क्योंकि अलग मुद्दा हो जाता है वो हमारा। और मैं हरिशंकर जी के पास आता हूँ। तो हरिशंकर जी, जैसा आपने सुना, बिलाल जी को भी और मुकुल जी को भी काफी कुछ सुना होगा आपने। तो जो विभिन्न तरह के मुद्दों की उन्होंने बात की, और साथ ही जो विदेशों में जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच के हो या दूसरे जो अन्य विषय हैं, उसको भी उन्होंने कहा कि वह भी प्रमुखता कहीं ना कहीं बनाएंगे भारतीय राजनीति के अंदर भी। अब क्या लगता है कि हम देखते हैं कि पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें, तो केंद्र सरकार के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा भी विभिन्न तरह के मुद्दे सामने लाए गए हैं। जैसे कॉमन सिविल कोड की बात की थी बिलाल जी ने भी, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात सामने आई थी, महिला आरक्षण की बात सामने आई, और जनसंख्या नियंत्रण की बात भी बहुत सारे जो नेता वे कहते हैं कि ऐसे कोई कानून विधेयक लाना चाहिए सामने। तो ऐसे विभिन्न तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं। ऐसे में जहां बेरोजगारी की बात है, क्या वह मुद्दा आम आदमी को सीधे जहां प्रभावित करता है, क्या आम आदमी उसको लेकर जागरूक भी है क्या? देखिए, बिलाल जी ने एक बात कही थी कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे अलग हैं और स्थानीय स्तर के और प्रदेश स्तर की समस्याएं थोड़ी सी अलग हैं। दोनों को और दोनों चुनाव, लोकसभा के और असेंबली के, ये अलग अलग उस पर जमीन पर लड़े जाते हैं, अलग मुद्दे होते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय भी जोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा हर चीज असर डालती है।
जैसे महंगाई एक मुद्दा है, वो जितना बिलाल साहब को दिल्ली में असर डालती है उतना मुकुल को लखनऊ में असर डालती है और उतना ही मुझ गरीब को मेरठ में असर डालती है। तो ये मुद्दा सबके लिए है, महंगाई सब पर असर डालती है और महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है कि प्याज की कीमतों पर दिल्ली की शीला दीक्षित जैसी कद्दावर सरकार गिर गई थी, नहीं सॉरी साहब सिंह की सरकार गिर गई थी और शीला दीक्षित प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री बन गई थी दिल्ली की। तो ये तो जरा मतलब महंगाई इतना कब कौन सा इशू आ जाए। अब जहां तक मुकुल जी अभी बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कि धर्म की राजनीति को लेकर, भाई धर्म की राजनीति को लेकर आज से नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और फिर भाजपा या सब ये जितनी मिले जुले चेहरे हैं वो बहुत लंबे समय से यही काम कर रहे हैं। अगर गांधी उनके रास्ते में आता है तो एक गॉडसे आ जाता है, तो ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन अब सारी दुनिया ने देखिए देख लिया, समझ लिया। अब मेरठ में जो 1987 का दंगा हुआ उसके बाद लोग इतने पस्त हो गए, सबकी आर्थिक कमर टूट गई और फिर आखिर में निष्कर्ष पर पहुंचे यार कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आप सोचते हो कि ये कोई शासन की कामयाबी है कि वो दंगा रुक गया। वो सब यहाँ के लोगों ने महसूस किया कि हम बेवकूफी में लड़ रहे थे। अब ये भी सबको समझ में आ गया है कि ये लोग धर्म की राजनीति करेंगे, कट्टरवाद की राजनीति करेंगे। कुछ लोग हैं जो उनमें ट्रैप हो जाएंगे, ये वो 10-15% लोग हैं जो 1947 से उससे पहले से भी उसी स्थिति में थी। कुल मिला के वो ये हार्डकोर अगर वोटर देखा जाए तो मैं नहीं समझता हूं 15 से 20% भारतवर्ष के अंदर होगा जो कट्टरवाद की राजनीति करता है। और यही औसत अगर आप देखा जाए तो मुस्लिम्स में ये औसत और कम होगा। वो उनके पास में अपनी आजीविका के अलावा टाइम नहीं है। सच्चाई है कि अगर जबरदस्ती कोई चीज आफत आ जाए और जुनून चढ़ जाए, मिसगाइड हो जाए तो बात अलग है, वरना एक लोहार, एक बढ़ई, एक कुरैशी, एक अलग अलग उसमें जो लोग हैं वो सब अपने मजदूरी में, कारोबार में, इसमें व्यस्त रहते हैं। और कोई फल सब्जी के कारोबार में है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई ठिया लगा रहा है, कोई हथकरघा पूरा अंसारी लोग हैं, है ना, पशुपालन में गद्दी हैं। तो इन लोगों के पास में अगर आप वैसे देखें तो इनको जितना 1987 के दंगे में नुकसान हुआ और आर्थिक कमर टूटी, उसमें इनको लगभग देखिए सबको समझ में आ गया कि ये जो है वो उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। अब फिर भी भाई 15-20% लोग अगर समाज में इस मानसिकता के डेवलप हो चुके हैं और वो 47 से पहले के चल रहे हैं तो इसका थोड़ा बहुत असर तो रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा असर इस बार मुझे चुनावों में नजर आता नहीं है। क्योंकि जिन लोगों से मेरी बात होती है वो कहते हैं नहीं ये कोई मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा क्या है बोले, वो अब समझने लगे हैं लोग कि क्या स्थिति है, ये जो फिरका परस्ती है इसके क्या नुकसान है, मेजर चीज क्या है। देखिए मेरा अपना एक मानना रहा है कि असली खबर वो है जो आपकी जेब पर असर डालती है। तो जेब पर असर जब पड़ता है व्यक्ति के तो फिर सारी खबरें बौनी हो जाती हैं। वो कितनी भी बड़ी खबरें हों, वो छद्म राष्ट्रवाद की खबरें हों या वो कुछ भी हो, वो सब फिर बौनी हो जाती हैं। और इस वक्त आदमी की जेब पर भयंकर असर पड़ा हुआ है। उसकी जेब में इतना बड़ा होल है कि उसको कुछ सुझाव नहीं दे रहा है। तो मेरी नजर में आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो काम करेगा, महंगाई काम करेगा। और ये देखिए जो जिसका वोटर है वो उसके लिए बिल्कुल डिसाइड है कि मुझे आप देखिए जिसका जो कांग्रेस का वोटर है, जो समाजवादी पार्टी का वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, वो हार्डकोर वोटर जो है वो फिक्स है। ये मतलब आप कह सकते हो कि अंधभक्त बिल्कुल फिक्स है। लेकिन बीच में जो गैप है उसके बीच में एक ऐसा वर्ग आता है जो फ्लोटिंग है, जो बहुत सारी चीजों पर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर होता रहता है।
तो ये वर्ग सबसे ज्यादा असर डालता है। मैं जिन लोगों से बात करता था तो वो जो लोग ये कहते थे कि भाई मोदी नहीं तो कौन, अब वो ऐसा कहते हुए नहीं सुनाई पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि उनका अंतर्मन कहीं ना कहीं मतलब बदला है या वो क्षुब्ध है। और दूसरा, जहां तक स्टेट इलेक्शंस की बात है या नेशनल बात है, तो ये जो बिहार में जातिगत जनगणना का काम शुरू हुआ है, ये वो काम है जो मंडल वर्सेस कमंडल हुआ था। आपको याद होगा इस पूरी स्थितियां जो आज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जिस जमीन पर बनी हुई है और जो सांप्रदायिकता फैली है, उसका मैं सबसे बड़ा दोषी लालकृष्ण आडवाणी को मानता हूं। भले ही बहुत लोग कहते हैं देखो क्या गति कर दी, क्या दुर्गति कर दी, निरीह आदमी है, नमस्ते तक नहीं करता। फासिज्म में ये सब होता है, जब उपयोगी होता है तभी उसका इस्तेमाल होता है, फिर नीचे वाला जब आता है तो ऊपर से उससे धक्का दे देता है। तो ये आडवाणी जी ने रथ यात्राएं निकाली, ये निकाली, एक ज्वार हो गया, विध्वंस हुआ। उसमें कुछ कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के भी कारनामे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब दूध के धुले हुए हैं, है ना, वो भी उसमें शामिल है। और क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। अब क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होने से जो सबसे ज्यादा कमजोर हुई वो हुई कांग्रेस। कांग्रेस का जो आधार था वो था दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण्स का। ब्राह्मण्स अभी थोड़े बहुत बचे हुए हैं और दलित लगभग उत्तर प्रदेश में तो जा चुका, बाकी जगह कांग्रेस के पास काफी हद तक है। आदिवासी की भी ये स्थिति है। और अब जो मंडल वर्सेस कमंडल था, यानी ओबीसी जो फैक्टर था, भारतीय जनता पार्टी की जीत का सबसे बड़ा जो आज की तारीख में कारक है, जो जिसकी वजह से जीतती है, वो ओबीसी वोट है। अगर ओबीसी वोट भारतीय जनता पार्टी से शिफ्ट होकर कहीं और चला जाता है तो ये ओबीसी वोट शिफ्ट होते ही भारतीय जनता पार्टी उसी स्थिति में आ जाएगी जिस स्थिति में जनसंघ था या भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन से पहले थी। क्योंकि भाई कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने, दुनिया जानती है कि वो मतलब सवर्ण जो है वो उनके लिए हिंदू हैं। अब उन्होंने अवर्णों को जो नया नया बनाया, अब उसमें ये जो मुद्दा आया है जातिगत जनगणना का, और जिस तरीके से विपक्ष ने और खासतौर से नीतीश ने, राहुल ने ये बात उठाया है कि जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि अरे हम तो इतने हैं। तो ये जो मुद्दा है, अगर ये चल गया, ये कार्ड जो है चल गया, तो फिर आप समझिए 24 में भारतीय जनता पार्टी का रिपीट करना बहुत मुश्किल होगा। और ये कार्ड कितना चलता है कितना नहीं चलता है, ये स्टेट इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें उसका ट्रायल भी होगा। जी उसका ट्रायल भी होगा। अब देखिए, चुनाव 5 स्टेट के हैं और राहुल गांधी कभी आमतौर पर ऐसा कहते नहीं है कि हम ये सब जीत रहे हैं। पहली बार मैंने इतने दिनों से देख रहा हूं कि उस आदमी ने कहा है कि हम 5 इलेक्शन जीत रहे हैं। इसका मतलब कि वो उसको अंदर से गुड फीलिंग आ रही है। जमीन पर रहते हैं, लगातार लोगों से टच में रहते हैं, इनकी अपनी नेटवर्किंग है। तो ये पहले, इससे पहले उन्होंने कहा था राजस्थान हम नहीं जीत रहे हैं, मतलब राजस्थान में कड़ा मुकाबला है, जीत सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा था, लेकिन अब कहा ये, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त लोगों का जो रुझान है, वो जो तास्सुबी बातें हैं, जो सांप्रदायिक बातें हैं, उन से और जो झूठे नारे हैं उससे वो बिदक रहा है। अब इजराइल और फलस्तीन का जो मुद्दा है, आप सोचिए, उसको कोशिश की जा रही है क्या लेन इजराइल, भाई देखिए, इजराइल में और फिलिस्तीन में जो झगड़ा है वो आज का झगड़ा नहीं है। और जितना दोषी उसके लिए हमास एक अलग विंग है। आप हमास को तो ऐसा मान लीजिए जैसे कोई एक गुट जो है
वो अपना अलग एक संगठन बना ले और वो आतंकी संगठन हो, तो उसका भारतवर्ष में कोई फर्क पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। जी, इस साउंड आ रही है कहीं से एक्स्ट्रा, वो बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, साउंड आ रही है कहीं से। मैं बिलाल जी के पास आता हूँ। बिलाल जी, जैसे आपने हरिशंकर जी को सुना और उन्होंने भी कहा है कि अनेक तरह के मुद्दे, और खास तौर से उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का मुद्दा एक बड़ा ऐसा मुद्दा है जो गेम चेंजर साबित होता है भारतीय राजनीति के लिए। और आपको क्या लगता है कि जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, जैसे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात भी राहुल गांधी ने भी काफी हद तक राजनीति को कहीं न प्रभावित किया है, तो ऐसे जो मुद्दे हैं, राहुल गांधी की अति सक्रियता जो लगातार, कल मिजोरम में भी हमने देखा कि राहुल गांधी ने मिजोरम में जिस तरह से लोगों से कनेक्ट किया अपने को, जिस तरह से वहां पे लोगों का एक समर्थन उनके साथ दिखाई दिया सड़कों पर, तो ऐसे जो बड़े नेता हैं, जब जमीन पर उतरकर लोगों के बीच जाते हैं, जो कनेक्ट करते हैं उनसे सिर्फ संवाद स्थापित करते हैं, तो ये क्या बड़ा असर डालते हैं राजनीति के अंदर? क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत साहब, आपने 2 पार्ट्स में सवाल किया। जी, एक जी, तो अलग-अलग। आपका पहला पार्ट ये है कि क्या जातीय जनगणना का मुद्दा अ, देश की राजनीति में कोई नैरेटिव सेट कर पाएगा? और दूसरा पार्ट आपका है कि जब बड़े नेता समाज में जाते हैं, क्या उनका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट है या उनकी पर्सनैलिटी का कोई प्रभाव आता नहीं आता? जी, बिल्कुल। तो देखिए, जहाँ तक जातीय जनगणना का सवाल है, तो ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। और इसको एक लार्जर कैनवास पर देखें तो जातीय जनगणना का मुद्दा सही मायनों में तो हिंदुत्व का जो नैरेटिव है उसको काउंटर करता है। जब भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट एक हिंदुत्व की कॉल देते हैं, तो जातीय जनगणना का मुद्दा उसको काउंटर करने में काफी प्रभावी होता है, क्योंकि वो वो जो वर्ण व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक कर देता है। दरअसल 80 और 90 के दशक में जो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समुदाय का पहले हिंदुआइजेशन किया और फिर उसका सांप्रदायिकरण किया और फिर उसकी फसल वोटों के माध्यम से काट ली। लाल कृष्ण आडवाणी का इस देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान यही है कि उन्होंने कॉम्युनल पॉलिटिक्स को, सांप्रदायिक पॉलिटिक्स को भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में शामिल कराया। दरअसल जब ओबीसी के अधिकारों की बात आती है, क्योंकि आपने जातीय जनगणना का सवाल किया इसलिए मैं उसके प्रोस्पेक्ट्स को रख रहा हूँ कि जब ओबीसी के आरक्षण की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ने उस वर्ग को का सांप्रदायिकरण करके तो वोट ले लिए, लेकिन जब अधिकार की बात आई तो उससे बिल्कुल यू टर्न ले लिया। चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो जॉब्स में आरक्षण की बात हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में आरक्षण की बात हो, चाहे स्टेट लेवल पर आरक्षण की बात हो, चाहे सेंट्रल लेवल्स पर आरक्षण की बात हो। पर खास तौर से ये मुद्दा बूमरैंग तब किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पेशल सेशन बुला के महिला आरक्षण का जो मुद्दा जो बिल पास कराया, उसमें ओबीसी महिलाओं को वंचित कर दिया। तो वहां से ये बूमरैंग किया। और इसकी पृष्ठभूमि यह है कि ओबीसी से संबंधित जो चिंतन शिविर कांग्रेस का राजस्थान में हुआ था, जिसमें उन्होंने एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटीज को एक राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के अंदर 30% रिप्रेजेंटेशन देने की बात की थी, तो वो काफी प्रासंगिक हो गया था। उसके बाद जो इंडिया गठबंधन का एक स्वरूप बना, उसमें नीतीश कुमार जिसके आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने जातीय जनगणना बिहार से ये पॉलिटिकल कॉल ली थी, जो इंडिया गठबंधन के एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर सर्वसम्मति से एक्सेप्ट हो गई और ये एक देश के अंदर नैरेटिव स्टेब्लिश हो गया। तो तब से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रही है। तो ये पॉलिटिकल कॉल थी। अब रहा आपके उस सवाल का जवाब कि जो देश के नेता होते हैं, वो क्या जब इश्यूज को लेकर जाते हैं वो कितने प्रासंगिक होते हैं। देखिए, जहां तक नेताओं की प्रासंगिकता का सवाल है, नेताओं की पर्सनैलिटी की इफेक्ट का सवाल है, तो ये बहुत सारे इसके डायनेमिक्स हैं। बहुत सारे नेता किसान पृष्ठभूमि के होते हैं, तो वो किसानों के मुद्दे पर इफेक्टिव होते हैं। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के आपके टिकैत साहब हैं, ये एक किसानों पर अपना इम्पैक्ट रखते हैं। अब जैसे नीतीश कुमार हैं, ये इस तरह के नेता हैं कि ये पसमंदा ओबीसी समाज की पॉलिटिक्स करते हैं, मोस्ट बैकवर्ड समाज की पॉलिटिक्स के, एमबीसी समाज की पॉलिटिक्स करते हैं। तो अपने यहाँ ये ओबीसी जातियों में काफी प्रासंगिक हो जाते हैं। और राहुल गांधी जिस टाइप के नेता हैं, वो एक लिबरल क्लास के, मॉडर्न थिंकिंग के नेता हैं,
राष्ट्र स्तर पे उनकी पॉलिटिकल कॉल है। तो वो लिबरल क्लास को, मध्य वर्गीय परिवार को, देश की विकास से जुड़ी हुई विचारधारा के लोगों को प्रासंगिक हो जाते हैं। अगर आप बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ओबीसी के एक बड़े चेहरे हैं, तो ओबीसी समाज में इम्पैक्ट करते हैं। इसी तरह आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो वो उनके अंदर एक राष्ट्रवाद का जो पॉलिटिकल कल्ट है वो उसलिए प्रासंगिक हो जाते हैं। तो हर नेता की अपनी एक यूएसपी होती है, हर नेता की अपनी एक डायनेमिक्स होती है, हर नेता की अपनी एक पॉलिटिकल कल्ट होता है, हर नेता का अपना एक एक पॉलिटिकल फंक्शनिंग होती है। बहुत सारे नेता समाजवाद पे बहुत स्ट्रांगली बात करते हैं। बहुत से नेता आपने देखा होगा देश के अंदर किसानों की जब बात करते हैं तो पूरे उनका प्रभाव पूरे देश के अंदर आता है। एक समय में विश्वनाथ प्रताप सिंह, मुलायम सिंह यादव, चंद्रशेखर जैसे नेता हुआ करते थे। ये अपने किसानों को भी प्रभावित करते थे, अपनी जातियों को भी प्रभावित करते थे। तो जहां तक नेताओं के इम्पैक्ट का सवाल है, तो ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। तो इसके बहुत सारी डायनेमिक्स है। बहुत सारे नेता जातिवादी, जातीय कंसेप्ट में प्रासंगिक हैं। बहुत से नेता अपनी 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 पॉलिटिकल कॉल जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उसलिए प्रासंगिक है। बहुत सारे नेता अपने लिबरल फेस की वजह से प्रासंगिक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट बातें आ रही हैं। कुल मिलाकर जो हम जिस विषय पे बात कर रहे थे कि क्या देश के अंदर कौन कौन से मुद्दे प्रासंगिक होंगे, हमारा वो मूल मुद्दा था। क्योंकि डिबेट डिफरेंट डायरेक्शन में चले गई। आई वुड लाइक टू जी, जी, जी। ब्रिंग इट टू द पॉइंट व्हाट वी हैव डिसाइडेड टू डिस्कस। तो हम बात कर रहे थे कि देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पे कौन से मुद्दे प्रासंगिक होते हैं। देखिए, आप कर्नाटक को आप लेटेस्ट एग्जाम्पल, एक रोल मॉडल बना के चलिए। जब कर्नाटक के अंदर जब बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो स्ट्रेटेजीज है उन्हें उसे बजरंग बली के नैरेटिव से जोड़ने की कोशिश की, उसका एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। लेकिन स्टेट के जो मुद्दे थे, जो बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, करप्शन का जो मुद्दा था, वो अपनी जड़ पकड़ चुका था, तो इसलिए पोलराइज नहीं हो पाया। इसी तरह आपने हिमाचल में देखा होगा कि महंगाई के मुद्दे पर हारे, और जब हिमाचल का मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी, तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने ये कहा रिकॉर्ड पर, हम महंगाई के मुद्दे पर हारे। इसलिए मैं बार बार इन दो मुद्दों को इसलिए रेलिवेंट कर रहा हूं कि ये ऐसा स्पेक्ट्रम है कि ये हर आम आदमी को, हर परिवार को प्रभावित करता है। और जहां तक रहा ओपीएस ओपीएस का सवाल, ओल्ड पेंशन स्कीम का, तो ये भी इंडियन पॉलिटिक्स में एक रेलिवेंट मुद्दा है। क्योंकि ये एक ऐसा पेंशन का ऐसा विषय है जो पूरे परिवार से जुड़ा होता है, पूरे परिवार के भविष्य से जुड़ा होता है। जो वृद्ध आयु के जो लोग होते हैं उनके भविष्य से जुड़ा होता है। तो पूरे परिवार का मैकेनिज्म, आर्थिक मैकेनिज्म इससे जुड़ा होता है। तो ये एक व्यक्ति से नहीं जुड़ा, एक साथ 5-5 वोटे लेके आता है। तो इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम का भी मुद्दा काफी प्रासंगिक होता है। किसानों के मुद्दे अब स्टेट लेवल पे अपने आप में प्रासंगिक हो जाते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो एक नैरेटिव है, अगर आपने इसे एस्टेब्लिश कर दिया तो क्लिक कर जाता है, अगर नहीं कर पाए तो नहीं कर पाता। लेकिन बेरोजगारी और महंगाई एक ऐसे एक स्थायी मुद्दे हैं जिसका एक पैन इम्पैक्ट होता है पूरे देश के अंदर। क्योंकि जैसे मैंने आपके सामने आंकड़े रखे कि देश के अंदर 25 से 35 साल का जो हुआ है उसकी उस वर्ग की जो संख्या है देश के अंदर 21 करोड़ है। और देश के अंदर 20 से 25 साल का जो युवा है उसकी संख्या देश के अंदर 50 करोड़ है। तो उसको रोजगार की जरूरत है, वो रोजगार के अवसर तलाशता है, पढ़ता है, लिखता है, अपने भविष्य की, अपने परिवार का पालन पोषण करना होता है। तो इसलिए ये ऐसे दो मुद्दे ऐसे हैं जो स्थायी मुद्दे हैं जिसकी रेलेवेंसी खत्म नहीं होती। और जहां तक दूसरे मुद्दों का सवाल है तो वो नैरेटिव पे डिपेंड करता है कि अगर उनका नैरेटिव क्लिक कर जाता है तो ठीक है, नहीं कर पाता तो कोई बात नहीं। तो बहुत सारे मुद्दे एक बाय डिजाइन अब इंडियन पॉलिटिक्स में स्टैब्लिश किए जाते हैं। बहुत सारे मुद्दे और परिस्थितियों से उपज जाते हैं देश के राजनीति के अंदर। बहुत सारे मुद्दे देश के अंदर बाय फ्लूक डेवलप हो जाते हैं। बहुत सारे मुद्दे लोगों की जबान मिस स्पेल करने से उपज जाते हैं। तो ये सारी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। लेकिन स्थायी मुद्दों का जो फैब्रिक है वो महंगाई और बेरोजगारी है, जो हर नागरिक को, हर परिवार को प्रभावित करता है। और तो सब मुद्दे जो होते हैं स्टेट के, वो परिस्थितियों से उपजे हुए मुद्दे होते हैं जिसको पॉलिटिकल पार्टी समय समय पर किस तरह से एनकैश करे उसकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो स्थायी मुद्दे हैं वह ज़्यादा कहीं न कहीं असर डालते हैं अपना, और जो परिस्थितिवश जो मुद्दे होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी की जो उनकी रणनीति है उस पे भी काफ़ी निर्भर करते हैं। मैं मुकुल जी के पास आता हूँ। मुकुल जी, जैसे बलाल जी ने उदाहरण दिए हिमाचल का और कर्नाटक का।
उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं सामने आता है कि जो सोशल वेलफेयर की स्कीम है, जो जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं, वह जो दूसरे मुद्दे थे जिनसे उन्हें काउंटर करने की कोशिश की गई, चाहे सामने आया, दूसरे तो अन्य मुद्दे थे, उसमें जो आम आदमी मुद्दे कहीं न कहीं हावी हुए उस तरह के जो इधर-उधर के मुद्दे थे। तो क्या वही मुद्दे, जैसे कि बिलाल जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे मुद्दे ज़्यादा बड़े मुद्दे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर क्या ये मुद्दे अपना आधार बढ़ा रहे हैं, और जो इसलिए जो राजनीति की जो हमारी बड़ी पार्टियाँ, जो बड़े स्टेक होल्डर हैं, वह सोशल वेलफेयर की स्कीम को ज़्यादा प्रचारित भी कर रही हैं और कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश कर रही हैं? क्या लगता है आपको? जी, बिलाल जी कहना चाह रहे हैं कुछ। कहा था कि मैंने आपको फर्स्ट स्लॉट में एक एक पृष्ठभूमि बांधी थी कि जब जी, जी। महंगाई के दबाव से जनता बेहाल है, इसलिए उनको स्कीम्स के माध्यम से ल्यूक्रेटिव पार्टीज अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि उनकी उनकी जेब पर इतना महंगाई का भार है, इसलिए उनको सब्सिडी दी जाती है, उनको गैस सिलेंडर कम पैसों में दिया जाता है, किसानों के कर्ज माफ किए जाते हैं, उनको मेडिकल स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो इस ये रेलेवेंसी महंगाई और बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में ही है, इसलिए ये ल्यूक्रेटिव स्कीम्स दी जाती है। ये साबित बिल्कुल करता है ठीक। कि देश के अंदर ये मुद्दे एस्टेब्लिश करते हैं और इसके रेलेवेंसी। एस्टेब्लिश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी जानती हैं कि मुद्दे प्रभावित करते हैं आम आदमी को, इसलिए वे किस तरह की जो स्कीम है, जैसे बिलाल जी ने कहा कि लगातार लाई भी जा रही हैं पार्टी के द्वारा और कही भी जा रही हैं। तो मुकुल जी, आपको क्या इस बारे में, मतलब क्या आपका दृष्टिकोण है? माइक ऑन कर लीजिए। जी, जैसे सभी लोगों ने बताया कि राज्य और जो राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा लोकसभा का चुनाव है, दोनों के बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं भी मध्य प्रदेश गया था, मध्य प्रदेश राजस्थान में भी घूम के आया हूँ। वहां पे जितना भी मैं घूमा, वहां पे दोनों के मुद्दे बिल्कुल अलग है। राज्य सरकार को कुछ लोग कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश में ज्यादा अच्छा है, जो आंकड़ों में भी आपके कई चैनल्स पे भी आया है। तो दोनों के बिल्कुल अलग है। और जो लोग, मैंने यहाँ तक बहुत सारे लोगों से बात की, कई जगह गांव में बात की, उन्होंने कहा लोकसभा का जब मैं वोट देता हूं तो मेरे दिमाग में कुछ और रहता है, और जब मैं राज्य का देता हूं तो मुझे फिर ये सरकार बदलनी है। ये मध्य प्रदेश में लोगों ने कहा। लोग कहते हैं कि हाँ, राजस्थान में 50-50 है। तो वो उनका लोकसभा के लिए वो जो है वो एकदम बायस्ड है कि मुझे नहीं देना, मुझे बदलना है। और काफी लोग ऐसे हैं जो उन्हीं मुद्दों पे आ रहे हैं, जैसे बिलाल जी ने कहा, महंगाई, भ्रष्टाचार पे तो खैर लोग सब जानते हैं। और मुझे सबसे बड़ी हैरानी हुई जब मैं अभी वापस आया हूं, आप एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, जो पढ़ी लिखी कौम है, वो कौम एक्चुअल फैक्ट्स जानती ही नहीं है। दे ऑल डिपेंड्स ऑन, वो ढूंढना भी नहीं चाहते हैं, वो एक ही लाइन पे, एक ट्रैक पे चल रहे हैं। मुझे बड़ी हंसी आई कि उन लोगों को जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं कि हंगर इंडेक्स में हमारा देश कहां पे है, तो कहते हैं हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है, हम थर्ड इकोनॉमी में आ गए हैं, थर्ड नंबर पे आ गए हैं। उनको फैक्ट्स ही नहीं पता है। ये जो कचरा भेजा जा रहा है और जो चलता है, ये लोगों के दिमाग में घुसता है और वही वो मान लेते हैं। उसको अगर आप लाख समझाने की भी कोशिश करिए तो कहते हैं तो फलाने ने बनाया है, ये आपका क्रिएट, मतलब वो जो सोच रहे हैं उनकी थिंकिंग सबसे ऊपर है। ये देश बेसिकली एक जो होता है द्वंद होता है ना, इस पार या उस पार, उसी में फंसा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी सबके घर में है। जो बिलाल जी ने कहा कि जब भी, मैं भी पहले बोल चुका हूं कि जितनी योजनाएं डालेंगे, आप कहिए मैं महीने का राशन पूरा फ्री कराऊंगा, लेकिन जनता उसको कैसे लेती है, और बीजेपी और कांग्रेस मुद्दों को कैसे जनता तक ले जाती है, जितने नीचे तक जाएंगे। कर्नाटक में वही हुआ, पूरा खिलाफ था भ्रष्टाचार का, जो कांग्रेस ने उठाया मुद्दा वो काल बन गया। बजरंग बली को कितना इन्होंने बजरंग दल से ऐड करने की कोशिश की कि बजरंग बली माने बजरंग दल है, लेकिन जनता ने नकार दिया। यही हुआ लास्ट में। तो जनता किस स्तर तक ले जाती है इन मुद्दों को और सोचती है, वो आपके घर और हमारे घर में भी बात होने लगती है लास्ट में। हिंदुत्व के मामले में बीजेपी का अगला कदम जो है वो ये है कि हमको 37 से 50% हिंदुओं का वोट चाहिए। वो हिंदुओं को बढ़ाना चाहती है, बाकी खत्म। ओबीसी वाले मामले में जो बिलाल जी ने कहा और जोशी जी ने भी कहा है, बिल्कुल सहमत हूं। अगर ओबीसी छिटका तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता इससे जो है
घबराए हुए हैं। सवाल उठता है कि आप रोकेंगे इनको कैसे, क्योंकि जातिगत जनगणना जहां होगी तो ये मान के चलिए 63-64% आ जाएंगे भाई। आप कब की जनगणना से आप तुलना करते हैं और जो आज की उसका अनुमान जो लगाया जाता है वो टोटल मिला लीजिए 63-64% में आप कितने परसेंट देंगे? 50% से ज्यादा आप दे भी नहीं सकते। वहां क्या होगा कि ये चीजें ओबीसी वर्ग को बहुत सूट करेंगी और वो उन्हीं पार्टियों के साथ जाने की कोशिश करेंगे। डिपेंड करता है विपक्ष को, विपक्ष कितना इस चीज को नीचे तक, जो एकदम झोपड़ी में रह रहा है, जिसके पास खाने कमाने के लिए सिवाय मजदूरी के और कोई चीज नहीं है, वो जब उसके अधिकारों का अगर विपक्ष बताता है कि जातिगत जनगणना कितनी जरूरी, बीजेपी वाले तो भाग जाते हैं। बीजेपी वाले इस मुद्दे पे कहते हैं जरूरत ही नहीं है, ये समाज को बांटने की कोशिश है। तो उन्होंने राम मंदिर और इस मुद्दे पे जितना हिंदुओं को एकजुट किया था वो फिर छितरेगा, और जहां मुट्ठी खुली तो फिर बीजेपी की सीटें भी दिक्कत में आएंगी। इसी चीज को लेकर पूरी पार्टी, दिल्ली भी मैं रुका कुछ दिन, दिल्ली में बड़े अच्छे बड़े नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, प्रवक्ताओं से बात हुई, उनका सबका यही कहना था कि हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि चिटके ना, कम से कम जातिगत वक्त सब अपना, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब है मुद्दे, लेकिन जो नेता सोच रहा है वो सिर्फ सोच रहा है कि हमारा वोट न छिटके, खासकर 63% अगर इंडिया में ओबीसी है तो लोकसभा में एक बहुत बड़ी हैसियत रखता है। राज्यवार अलग अलग हो सकता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन यूपी, बिहार और आप इधर मध्य प्रदेश में चले जाइए, अच्छी खासी तादाद है और सीटों की संख्या भी है। जितनी उनकी उनकी आबादी है उस हिसाब से सीटें कई जगह पे वो लोग उस होल्ड करते हैं कि जिसकी तरफ जाएगा। हाल फिलहाल जो अभी इलेक्शन हुआ, घोसी वाला इलेक्शन, उसमें क्या हुआ? मायावती ने मना कर दिया नोटा डालो, किसी ने नोटा डाला, अंतर भी अच्छा खासा था, तो वो वोट गया और समाजवादी पार्टी के साथ में गया। ना विपक्ष का काम है, जितना नेता घर में बैठे रहेंगे, चुनाव कम, बहुत कम दिन बचे हैं। एक लोकसभा इलेक्शन के हिसाब से 6 महीना बहुत बड़ी चीज नहीं होती, आपको सड़क पे आना पड़ेगा। सड़क पे कोई नेता नहीं दिख रहा है। ये बंद कमरों में पूरी प्लानिंग बना लीजिए, प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। यूपी, एमपी, बिहार, ये ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जो डिसाइड करती हैं कि केंद्र में सरकार किसकी बनेगी, लेकिन हमारे यूपी में अभी कुछ भी नहीं है नॉर्मल। अब आप 1 महीना पहले से अगर शुरू करेंगे तो आपके पास वो बचेगा ही नहीं। हम लोग तो 98 से इलेक्शन कवर कर रहे हैं, पब्लिक में था, बीजेपी अपनी कर रही है स्ट्रेटजी, विपक्ष का कुछ पता ही नहीं है। इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है वो मीटिंग में, अखबार में और प्रेस नोट में आता है, दैट्स ऑल। वो आप प्रेस में आप पढ़ लेते हैं अखबार में, उसके अलावा जमीन पे वो लोग क्या कर रहे हैं, सारे नेता आपस में लोकल लेवल पे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं। अगर ये लोग जल्दी नहीं संभले तो इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा और बीजेपी उसमें विन विन पोजीशन में रहेगी। और अभी देखिए डिवाइड एंड रूल वाला, मैंने आपको पहले भी एक बहस में कहा था कि कितने हैं, तो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे विभिन्न पार्टियां हो, उसमें जो भी फंसेगा वो बाद में सरेंडर कि हम नहीं आ रहे, या हम बीजेपी में उनके नेता चले जाएंगे, पार्टी भले ही ना जाए। तो इस तरह से वो वोटों को काट के किसी तरह से अपनी गणित करके इन मुद्दों को दबा के आप अपने मुद्दों को उठाइए। हमारे लिए जो अच्छा रहेगा बोलूंगा, उससे चाहे समाज का कुछ हो, समाज को हिंदू, उनका मेन उद्देश्य जो मुझे समझ में आया, हिंदुओं का 50% वोट पाना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हिंदू मुझे 50% जितना वोट देता है उसमें हिंदू दे दे, यही एक मेन मुद्दा है। बाकी महंगाई, भ्रष्टाचार सबके दिमाग में रहता है, हर आदमी के दिमाग में है। भ्रष्ट का तो ये है कि आप बीजेपी के नेता से पूछिए, भैया उनको क्यों लिए, इनको क्यों लिए, इनको क्यों लिए। सीबीआई ने 1400 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर रखी है महाराष्ट्र में, उसके बाद उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, कोई जवाब नहीं रहता, हंसने लगते हैं। तो ये सिस्टम चल रहा है इसका। इन सब चीजों का वही होगा लास्ट में कि कौन क्या कितने नीचे तक पब्लिक में अपना मैसेज डालता है, वही निकल के फिर लोकसभा का रिजल्ट डिसाइड करेगा। जी ठीक बात है कि जो राजनीतिक पार्टियां अपने संगठन की जो सक्रियता कैसे आम आदमी तक पहुंचाती हैं और आम आदमी को अपने मुद्दों से कैसे जोड़ती हैं जनता की। म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है कहीं से, म्यूट कर लीजिए। जी जी
कि आपकी राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता, संगठन की क्षमताएं, वह बड़ा असर इस चुनाव में निभाएंगी। किस तरह से वह भूमिका अपनी निभाती हैं, आम आदमी के मुद्दों को आम आदमी से कैसे कनेक्ट करती हैं। तो हरिशंकर जी के पास ना कार्यक्रम के अंत में, हरिशंकर जी आपको क्या लगता है, जैसे पिलाल जी ने भी बड़े विस्तार से हर विषय को बड़ा उन्होंने विस्तार से उसका विश्लेषण किया है, मुकुल जी ने भी किया है, और मतलब वर्तमान स्थिति के अंदर राजनीतिक पार्टियों की जो भूमिका है, जैसे मुकुल जी ने कहा कि उनका अपना टारगेट है कि इतनी प्रतिशत उन्हें अपना वोट चाहिए, लेकिन उसमें सेंध मारी के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो उनका इंडिया गठबंधन का समूह है, और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे महंगाई की बात तो बहुत प्रमुखता से सामने आई है कि महंगाई सीधा एक आम आदमी को, देश के किसी भी कोने में व्यक्ति बैठा है, उसे प्रभावित करती है। और जैसे उन्होंने आंकड़ा भी दिया बिलाल जी ने, उस स्थिति में आज की स्थिति को आप कैसे तुलना करते हैं, क्या देखते हैं उन चीजों में आप? अनम्यूट कर लीजिए हरिशंकर जी। देखिए, बात ये एकदम सही है कि बुनियादी मुद्दे इस वक्त जो सर्वाधिक असर डाल रहे हैं लोगों के जहन में, वो है बेरोजगारी और महंगाई। ये जो चीजें हैं, और जिस तरीके से उसके निदान में कुछ केंद्र सरकार जो योजनाएं लाई हैं, जैसे भर्तियां बंद हैं, अब अग्निवीर वाला जो मामला है, इसका ग्रामीण भारत में देखें तो बहुत इसका इम्पैक्ट है। और वो लगातार वहां पर परेशान किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास जो यूएसपी है वो यही है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, और हम सब सनातनी हैं, और ये जो आए हैं अरब से और गल्फ से, हमारा वैसा ही हश्र करेंगे जैसा इजराइल का किया या जैसा हुआ। मतलब कुल मिलाकर सांप्रदायिक विद्वेष और छद्म राष्ट्रवाद पर भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद खड़ी हुई है। और इसी बुनियाद पर उन्होंने जो कार्ड खेला, वो हिसाब जोड़कर खेला कि भाई 15 से 20% वोट से ज्यादा जनसंघ को कभी इस देश ने दिया नहीं, और इस देश ने कभी गॉडसे को स्वीकार्यता नहीं दी, गांधी स्वीकार्य हैं। और यही कारण है कि भले ही बड़े भारी मन से जाना पड़ता हो साहेब को, गांधी की समाधि पर जाकर उन्हें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, सिर झुकाना पड़ता है, इबादत करनी पड़ती है। तो ये इसलिए है क्योंकि गांधी प्रासंगिक है। बड़ी कोशिश है कि ये कर दें, क्योंकि अच्छा एक चीज और भी है, अगर वैसे देखें तो इनके पास कोई आइकन नहीं है। इनके पास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राष्ट्रभक्त रहा हो, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में मोर्चा लिया हो, जो उसमें भाग लिया हो। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जो लोग हैं वो हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, लेकिन संघ की विचारधारा से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति नहीं रहा है। अब जो चीजें आम आदमी को नहीं मालूम थी, इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भाई जैसे पहला जो दाव खेला वो भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने अपनी आईटी सेल बनाकर खेला, तो वो दाव चल गया और राहुल गांधी पप्पू हो गए। इधर से आलू निकला, उधर से सोना डल गया। अब तो लेकिन यह है कि काउंटर पार्ट आ गया है, तो हाथ की हाथ पता चल जाता है। भाई दूसरी विंग है वो भी बड़ी मजबूत हो गई है, और ऐसी स्थिति में आप ये मुद्दे जो हैं वो उसको अगर कोई तोड़ा जा सकता है, खासतौर से मतलब तो वो मुद्दा टूटता है सिर्फ मंडल वाले फार्मूले से, जाति जनगणना वाले फार्मूले से। और वीपी सिंह ने इसे तोड़ा भी था। हालांकि देखिए, ये दो लोग जो हैं भारतीय समाज के और राजनीति के मैं बहुत बड़े खलनायक मानता हूं, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी और विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगर इन्होंने जितना समाज का विभाजन किया है, उतना कभी बहुत दिक्कत हो गई देश को। तो अभी जो स्थिति है वो
देखिए क्या होता है, स्टेट इलेक्शंस हैं, इसके रिजल्ट हैं। और जहां तक गठबंधन की आपने पूछा था मुझसे, तो गठबंधन का मामला ये, आज अखिलेश ने बयान दिया है कि अगर मध्य प्रदेश में वो हमारे लिए सीटें नहीं छोड़ेंगे तो हम भी यूपी में 2024 में उनके लिए नहीं छोड़ेंगे। तो अब वो, ये भी आप एक बहुत मतलब समझ लीजिए कि अखिलेश अगर नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें जो पिछली बार जो उत्तर प्रदेश में मेयर के चुनाव हुए हैं, नगर निगमों के जो चुनाव हुए हैं, उसके रिजल्ट पर गौर कर लेना चाहिए कि वो, क्योंकि उनके पास में जो बैकवर्ड वोट है वो बहुत छोटा सा वोट है, वो यादव है। इसके अलावा उनके साथ में कुर्मी नहीं है, उनके साथ बहुत सारी जातियां हैं ओबीसी में, एक नहीं है। यादव वोट उनके साथ में है, और उनके साथ में जाट वोट है जैन के साथ में। इन दोनों का भी अगर अलायंस रहता है, इन दोनों के अलायंस में जब तक मुस्लिम वोट नहीं पड़ता है, वो नहीं। अब मेयर के चुनाव में एआईएमएम को, ओवैसी के कैंडिडेट को 1.25 लाख वोट मिल गए मेरठ में। ये क्या जाहिर करता है? ये सिर्फ गुस्सा जाहिर करता है इस बात का कि जब आजम खां पर अत्याचार हो रहे थे तो साहब आप कोठी में घुसे रहे, आप बोले नहीं, आपने किस लिजलीजेपन से विरोध किया। और भी बहुत सारी मतलब जहां घटनाएं हुई वहां आप निकल कर नहीं आए। तो ये उसका वो था कि आप अगर ये सोचते हैं कि अल्पसंख्यक जो है, खासतौर से मुस्लिम जो है, वो हमारे सिवा जाएगा कहां और है कौन उसका, मुस्लिम की समझ में आ गया है कि स्टेट में अगर हमारी सरकार बन भी जाए हमारी ताकत से, तो भी हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। हमें चाहिए केंद्र में एक मजबूत सरकार, और केंद्र में मजबूत सरकार कांग्रेस के अलावा इस वक्त कोई दूसरा विकल्प भारतीय जनता पार्टी के सामने है नहीं। इस सत्य को आप स्वीकारें या ना स्वीकारें, ये इसलिए तो कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है उनके लिए शंकर जी के। उनकी राजनीति के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब पूरे विषय का अलग-अलग दृष्टिकोण से सभी हमारे अतिथियों ने विश्लेषण किया है, और जैसे बिलाल जी ने भी, हरिशंकर जी ने, मुकुल जी ने भी जो जनता से जुड़े मुद्दों की प्राथमिकता बताई कि किस तरह से वह भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, और राजनीतिक पार्टी में उनको समझनी है। इसलिए इस तरह की सोशल वेलफेयर की स्कीम है, या उसमें कुछ सब्सिडी देने की स्कीम है, या सीधे खातों में डालने का जो एक धनराशि है। तो इस तरह की राजनीतिक पार्टी इसलिए उन चीज़ों को लागू भी कर रही हैं, क्योंकि वह समझती हैं कि आम आदमी की जेब पर कितना बड़ा आर्थिक बोझ पड़ रहा है। और ये मुद्दे ही राजनीति को आने वाले समय में भी पूरी प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। इसी विषय पर जिस तरह पूरा विस्तार से विश्लेषण किया हमारे अतिथियों ने, पैनलिस्ट ने, उनका मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो जिस तरह से पैनलिस्ट ने पूरे विषय को जिस तरह परिभाषित किया सारगर्भित तरीके से, हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। मैं अपने अतिथियों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने समय निकालकर हमारे दर्शकों के लिए अपना समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद निर्णय चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद निर्णय के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।